Recording in progress. ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब आपको समझना ये है कि हम इकोनॉमिक्स में ट्रांजिशन के वर्ड के साथ क्या कर रहे हैं और क्या कॉन्सेप्ट है। तो आइए कुछ बातें रिकॉल करते हैं, मगर ट्रांजिशन को जरा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। आपने इतनी साइंस तो पढ़ी है कि अगर आपको कहा जाए कि वाटर क्या है तो आप कहोगे सर वाटर जो है ना वो लिक्विड स्टेट है, ठीक है। और मैं कहूँ आइस तो आप कहेंगे सर सॉलिड स्टेट है। इतनी तो साइंस हमारी बेहतर होती है। फिर मैं पूछूं व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फ्रीजिंग, सो आप ये कहोगे अ फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस व्हिच कन्वर्ट्स वाटर इनटू एन आइस, ठीक है। तो फ्रीजिंग जो है प्रोसेस का नाम है। इसी तरह से आज ट्रांजिशन की हम बात करेंगे। एक ऐसा स्टेज जो कि दो फाइनल एंड के दरमियान है, इसे कहा जाता है ट्रांजिशन। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, तो प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग में आप ये बताओगे कि सर जो वाटर की स्टेट है वो चेंज हो रही है। वाटर जो लिक्विड था उसकी स्टेट, उसकी हालत, फिजिकल हालत चेंज हो रही है। मैं पूछूंगा किस में, आप कहेंगे सॉलिड में। तो मैं कहूंगा इस प्रोसेस का क्या नाम है, तो आप कहेंगे इस प्रोसेस का नाम है फ्रीजिंग। और इसी तरह इकोनॉमिक्स में या इंग्लिश में हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब समझाया चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। आइए कुछ और बातें। आपने ट्रांजिट फ्लाइट के बारे में सुना है। कराची से आप जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया, तो बीच में आप रुक गए दुबई में, बीच में आप रुक गए अबू धाबी में, तो वो कहलाती है ट्रांजिट फ्लाइट। ट्रांजिट फ्लाइट का मतलब है कि वन स्टे, वन स्टॉप, टू स्टॉप, थ्री स्टॉप, कितने स्टॉप हैं, जितने ज्यादा स्टॉप है ट्रांजिट में। अभी क्लियर होगी बात। तो जो रास्ते में बीच का सफर होगा वो सब का सब कहलाएगा ट्रांजिट। कराची से हैदराबाद तो दो शहर हो गए, उसके बीच का जो सफर है ट्रांजिट, ट्रांजिशन। क्लियर हो गई। आगे चलते हैं भाई। हमने इकोनॉमिक्स में 3 सिस्टम्स पढ़े, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। समझाना यह है कि अगर कमांड इकोनॉमी, मैं लिख भी रहा हूं, अगर कमांड इकोनॉमी से आप मार्केट इकोनॉमी तक मूव कर रहे हो, कमांड इकोनॉमी से अगर आप मार्केट इकोनॉमी तक मूव कर रहे हो, तो ये बीच का रास्ता है, ये कहलाता है ट्रांजिशन। और इसी को इकोनॉमिक्स में नाम दिया गया, टॉपिक का नाम आया ट्रांजिशनल इकोनॉमी। तो मैं लिख भी रहा हूं, इसी को कहा जाता है ट्रांजिशनल इकोनॉमी। तो भाई साथ साथ काम भी तो करना होता है। तो जो काम आप देख रहे हैं वो काम आप लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने आज की डेट डाली हुई है जो कि 17 जनवरी है, और आपने टॉपिक का नाम लिखा हुआ है इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन। ये टॉपिक हम कर रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स को पढ़ने के बाद। इकोनॉमिक सिस्टम्स कितने थे? मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। उसके बाद एएस का टॉपिक ये है इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन। और इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन में हमने अब तक की बात समझी कि सर अगर हम कमांड इकोनॉमी में है और कमांड इकोनॉमी में या कमांड इकोनॉमी से किसी वजह से हम मूव कर रहे हैं मार्केट इकोनॉमी तक, यानी कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ, तो जो बीच का रास्ता है, बीच में जो वाकयात होंगे वो सब के सब कहलाएंगे ट्रांजिशन। और अगर मुश्किलात हैं तो इसको कहा जा सकता है इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन। टॉपिक का मतलब समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? ठीक हो गई बात। तो
हमने ये बात भी क्लियर कर ली और इकोनॉमिक सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया। अब आपने हेडिंग डालनी है इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन। आपके एएस के सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रांजिशनल इकोनॉमी की तरह है और इसे आप डिस्कस करोगे इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन को लेकर। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन। बुक का सेम पेज नंबर है, पेज नंबर 24 टेरी कुक, वहां से भी आप इसको रेफर कर सकते हो। और मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन। आप लोगों की वोकैबुलरी के लिए आप लिख सकते हैं डिफिकल्टीज, मुश्किलात। ठीक है, हेडिंग डाल ली इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन। इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन में सब हेडिंग नंबर 1 इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं। मैक्रो का टॉपिक है इन्फ्लेशन। बेसिक सी बात यह है, आपकी इकोनॉमी में अगर प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ रही हो, इसे कहा जाएगा इन्फ्लेशन। प्रोडक्ट का मतलब है अमूमी तौर पर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, चाहे वो फिजिकल गुड्स हो चाहे वो नॉन फिजिकल गुड्स हो, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ रही है सो इस बात को कहा जाता है इन्फ्लेशन। अभी इतने समझ में काफी है, क्लियर हो गई। रीजन बता रहा हूं आपको। प्लान्ड इकोनॉमीज टेंडेड टू कीप प्राइसेस रिलेटिवली लो। समझिएगा बात को। But when the economy allowed a greater role for market forces, the state could no longer control prices in the way that it previously did. बात ये हो रही है कि जो प्लान्ड इकोनॉमीज हैं, प्लान्ड इकोनॉमीज का मतलब होता है कमांड इकोनॉमीज। प्लान्ड या कमांड इकोनॉमीज में प्राइसेस जो हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होती हैं, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा कम। तो कमांड इकोनॉमी को गवर्न कौन करता है, चलाता कौन है? गवर्नमेंट चलाती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइसेस को मुस्तकिल रखा जाए, वो उसके बस में होता है। और अगर वो ये ना करे तो आवाम पर बुरा असर पड़ता है, अगली बार वो वोट नहीं देंगे। तो अमूमी तौर पर कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में जो कॉरपोरेशंस होती हैं, जो इंस्टीट्यूट या इदारे होते हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनकी प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रखी जाती हैं, अनलाइक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट की इक्वेशन टीआर माइनस टीसी। तो वो ये चाहता है कि वो आज प्राइस हाई करके या किसी और तरह से अपने गुड की सेल्स को बढ़ा सकें। तो अमूमी तौर पर अगर हम दो इकोनॉमिक सिस्टम्स को कंपेयर करें और बात ये की जाए तो सामने बात ये समझ में आएगी कि अगर हम कमांड इकोनॉमिक सिस्टम और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, इन दोनों में से इन दोनों को मवाजना करें। किस वजह से मवाजना कर रहे हैं? प्राइसेस को लेकर। तो ज्यादा स्टेबिलिटी कहां नजर आएगी? कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में। और कम स्टेबिलिटी कहां नजर आएगी? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में। ठीक है, तो जब आप कमांड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे तो प्राइसेस में जो डिस्टर्बेंस है वो बढ़ जाएगी। और इसे ही कहा गया कि भाई जो इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन है उसमें पहला इशू हो सकता है बहुत सारे इश्यूज में से कि देयर कुड बी अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये लिख लीजिएगा, देयर कुड बी अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन ट्रांजिशनल इकोनॉमी। There could be a high rate of inflation in a transitional economy as compared to planned economy.
सिंस द गवर्नमेंट, अगर आपने ये लिख लिया तो मैं आगे बता रहा हूं, सिंस द गवर्नमेंट हैव लेस और नो कंट्रोल then it has in a planned economy, then it has in a planned economy. The government will have no or less control than in a planned economy. I repeat, बात ही लिखवाई है कि in transitional economy inflation rate is high as compared to command economy, since the government has less or no control in a transitional economy. बात ही समझाई भाई कि ऑब्वियसली कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल है तो ठीक है, गवर्नमेंट ट्रांजिशन इकोनॉमी में हो क्या रहा है, बड़ा बेहतरीन समझ में आ सकता है अगर आप 1947 1947 और इंडिया से पाकिस्तान लोग हिजरत करके आ रहे हैं, जो अपने घर बार सब छोड़कर आ रहे हैं, तो अपने घर में सुकून आएगा या रास्ते में होगा? घर पे होगा, तो रास्ते में सुकून तो नहीं है। तो आज भी इसी तरह से है, बीच में मुश्किलात आएंगी। तो आज कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने अपने हाथ ऊपर कर लिए, भाई अब तो नहीं है, अब आपके ऊपर है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, फर्म्स अपनी मर्जी से काम करेंगी, आज कंज्यूमर्स अपनी मर्जी से डिमांड करेंगे, प्राइसेस भी मार्केट फोर्सेस से सेट होंगी, तो आज गवर्नमेंट का कंट्रोल कम है, ठीक है, या बिल्कुल भी नहीं है, और इसी वजह से इन्फ्लेशन हो सकती है, हो सकता है डिफ्लेशन भी हो जाए। कंपेयर की जाए तो हमें पता लगे कि ट्रांजिशनल इकोनॉमी में या ट्रांजिशन में हमें नजर आता है कि प्राइसेस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू कमांड इकोनॉमी। कोई क्वेश्चन? जो ऑनलाइन है क्लासेस वो अपने क्वेश्चंस ग्रुप में यानी कि व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं। पाकिस्तान में कौन सी चली? पाकिस्तान में चल रही है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है। उसमें कुछ इदारे जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल हैं और कुछ इदारे यानी कि इंस्टीट्यूट जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ रही है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ओके मैं समझाता हूं आपको कि क्या चीज किस तरह से है, और ये जो पॉइंट है इसमें हमने एस्टैब्लिश क्या करना है। पहली बार ट्रेड यूनियंस का कॉन्सेप्ट शायद आपके पास हो, मैं थोड़ा बहुत ब्रीफली समझा भी दूंगा ट्रेड यूनियंस के हवाले से। ट्रेड यूनियंस हैड लार्जली लिमिटेड पावर्स इन अ प्लान्ड इकोनॉमी, but once state control was reduced, the trade unions demand high wage to match the increase in prices, and these demands were backed up by a strike action. Therefore, the possibility of more working days being lost in a transitional economy than in a planned economy as a result of industrial action. तो कुछ बातें जो ओ लेवल्स के सिलेबस में है और जो A2 के सिलेबस में है, उनमें से एक कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन के हवाले से कुछ मैं बातें अब कर रहा हूं। सबसे पहले ट्रेड यूनियन के आइडिया क्या है भाई? एक फर्म में आपको ये मालूम है कि सर एक होता है रोल एम्प्लॉयर का और एक रोल होता है एम्प्लॉई का, ठीक है। एम्प्लॉई को वर्कर कहते हैं और एम्प्लॉई को लेबर भी कहते हैं। दूसरी तरफ एम्प्लॉयर को बॉस कह दें, सीईओ कह दें, चीफ कह दें, प्रेसिडेंट कह दें, सीओओ कह दें। बात समझ में आ गई? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्कर्स ने अपनी मर्जी से एक यूनियन बना ली तो इस यूनियन को ट्रेड यूनियन कहा जाता है।
और जो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं उन्हें मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन कहा जाता है। ट्रेड यूनियन क्यों फॉर्म होती है, अगर हम नटशेल में इसको समझें तो ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स यानी कि वर्कर्स के वेजेस को बढ़ाने में हेल्प करती हैं उन वर्कर्स को। वर्कर्स के जो राइट्स होते हैं RIGHTS, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, सेफ्टी को इंश्योर करती है, जॉब को सिक्योर करती है। इसी तरह के बहुत सारे काम होते हैं किसके, ट्रेड यूनियन के। तो लबे लुबाब ये है बात का कि एक कंपनी में एम्प्लॉयर, एक कंपनी में एम्प्लॉय, ये समझ में आ गया। पॉसिबल है, जरूरी नहीं हर फर्म में ट्रेड यूनियन हो, तो पॉसिबल है कि वहां अगर कोई ट्रेड यूनियन बनती है तो कुछ लोगों ने इत्तेहाद किया, आपस में मिले बैठे और कहा कि हमें बहुत सारी शिकायतें हैं इस कंपनी से, आओ मिलकर चलते हैं बॉस के पास। 1000 लोग थे, सबने कहा 1000 लोग जा नहीं सकते, छोटा सा कमरा है, बॉस अकेला बैठा है, एक काम करते हैं मेरी तरफ से आप चले जाएं, बात ये कर देगा। सही है। तो ट्रेड यूनियन जब बात करती है किससे, बॉस से, एम्प्लॉयर से, इस बातचीत को नेगोशिएशन कहा जाता है इंग्लिश में, और इकोनॉमिक्स में से कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या कहते हैं, कौन किससे बात कर रहा है, ट्रेड यूनियन बात कर रही है एम्प्लॉयर के साथ। भाई किस बारे में बात करती है, उसमें प्रायोरिटी ये होती है कि जो वर्कर्स की वेजेस हैं वो सुपर डिग्री पर होती है, उसका सबसे पहला नंबर होता है, और उसके बाद के जो इश्यूज हैं, अब चाहे वो वर्कर्स से कुछ राइट्स हो, जॉब सिक्योरिटी हो, वहां पर काम के जो मामलात हैं, ऑपरेशनल इश्यूज हो, उनमें उनको इंश्योर करना हो, सिक्योर करना हो, ये सारी बातें डिस्कस करी जा सकती हैं। कौन करेगा, ट्रेड यूनियन किससे करेगी, एम्प्लॉयर के साथ। तो बातचीत करना क्या कहलाता है, निगोशिएशन इंग्लिश में, और कलेक्टिव बार्गेनिंग इकोनॉमिक्स में। बात भूलेंगे तो नहीं। अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग फेल हो जाए किसी भी वजह से, अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग फेल हो जाए, मैं सारे वर्ड्स लिख रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट कोई टॉपिक है नहीं। कौन सा टॉपिक, ट्रेड यूनियन का, इकोनॉमिक्स एएस में। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर फेल हो जाए तो फिर ट्रेड यूनियन करती हैं दमादम मस्त कलंदर उनकी जुबान में, और अच्छी जुबान में इंडस्ट्रियल एक्शन इस बात को कहा जाता है, और इंडस्ट्रियल एक्शन का सबसे ज्यादा इफेक्टिव टूल स्ट्राइक होता है। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें ट्रेड यूनियन को लेकर समझ ली। तो समझदार हैं वो कॉपी कर रहे हैं, और जो जून के अलावा अक्टूबर नवंबर को प्लान कर रहे हैं किसी के साथ, ताकि वो भी साथ साथ बड़े हो जाएं, जो साथ हैं, अगर वो ओ लेवल्स में हैं तो वो भी बड़े होकर आ जाएं, तो उनकी अम्मी से आराम से बातचीत हो सकती है। ठीक है, एनीहाउ उनको ये नहीं पता कि हर रिश्ता हो सकता है उस रिश्ते तक ना जाए, मामू भी एक रिश्ते का नाम है। एनीहाउ सो ट्रेड यूनियन समझा दिया, एम्प्लॉय समझा दिया, कलेक्टिव बार्गेनिंग बता दिया, फेल होने का मतलब बता दिया, इंडस्ट्रियल एक्शन का बता दिया, लिखा नहीं तुमने कुछ, और स्ट्राइक। ये इकोनॉमिक्स की क्लास है, यहाँ से समी होते हैं, उनको पता है कि आप कब मैसेज करेंगे, कितनी देर में। एक सांस आ गई, एक सांस चली गई है, सांस है, सांस नहीं है, सांस। ठीक है जी, ये तो समझा दिया आपको ट्रेड यूनियन के हवाले सारी बातें। अब जो मैंने पॉइंट समझाया था, ये बात याद रखने वाली है। ट्रेड यूनियन की जो पावर्स हैं वो कमांड इकोनॉमी में कम होती हैं और मार्केट इकोनॉमी में ज्यादा होती हैं। वंस फॉर ऑल, सुनकर समझकर लिखने वाली बातें बता रहा हूं। कुछ बातें डायरेक्टली कोई इकोनॉमिक्स में अप्लाई नहीं होती, सेंस क्लियर करना होता है। ट्रेड यूनियन की जो पावर्स हैं, जो बदमाशी है उनकी, वो ज्यादा होती हैं मार्केट इकोनॉमी में या ट्रांजिशनल इकोनॉमी में एज कंपेयर टू कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। और ये बात को याद कैसे रखेंगे आप? तो भाई हमने कहा जेल में कैदी थे, सही, वो जो परिजात जेल में था बेचारा, मजलूम आदमी। तो अब वो कहे भाई मैंने आज जेल का खाना नहीं खाना, क्या मैंने, काली दाल बनी है, सही, और पुरानी रोटी है, कल की फ्रेश रोटी, उसका मैंने खाना नहीं खाया, मैं फूड पांडा कर रहा हूँ। तो भाई वो नहीं कर सकता, जो मिलेगा वही खाना होगा। तो कमांड इकोनॉमी में बदमाशी चलती है सिर्फ गवर्नमेंट की, स्टेट की पावर चलती है, वो अपने आगे किसी की पावर को बर्दाश्त नहीं करते, कुचल देते हैं। ठीक है,
तो बात समझाने की कोशिश की जा रही है, आपको याद रखना है इस बात को कि जो पावर्स हैं ट्रेड यूनियन की वो ज्यादा इफेक्टिव कहां पर होती हैं? मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है, और कमांड इकोनॉमी में कम होती हैं। क्लियर हो गई बात? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मुझे बताएं इंडस्ट्रियल अनरेस्ट कहां पर होगा? भाई उनको अपनी बात मनवाने का ज्यादा मार्जिन कहां मिलेगा? ट्रांजिशन इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी में? और जब उनकी बातें मानी जाएंगी तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट भी हो सकता है, जो कि एक्शन यानी कि इंडस्ट्रियल एक्शन कहलाएगा। और इंडस्ट्रियल एक्शन में बहुत सारी बातें आती हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो लीथल एक्शन होता है वो स्ट्राइक कहलाता है। स्ट्राइक की वजह से वो ओनर को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, हरास करते हैं, तंग करते हैं, प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि ट्रेड यूनियन प्रेशर ग्रुप भी कहलाता है, और वो एम्प्लॉयर को प्रेशर में लाकर अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। तो जो वर्ड आ रहा है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, कहां पे आप पढ़ रहे हो? इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन का सेकंड पॉइंट है, ठीक है जी। आपको बता दें डिटेल्स आपको मिल सकती हैं पेज नंबर 74 और पेज नंबर 74, सॉरी 74 नहीं, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 टेरीबुक, सही। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट में किसी का कोई क्वेश्चन जो ऑनलाइन है तो वो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ लें। आपको क्वेश्चन भाई, किसी का क्वेश्चन? पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। पॉइंट नंबर 3 इंटरनेशनल ट्रेड। भाई जिनके भी क्वेश्चन हो आराम से लिख लें, जिन मतलब आप लोगों को जिन नहीं कह रहा, जो बच्चे बैठे हुए हैं वो आराम से लिख लें क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे मैं आंसर कर दूंगा। इंटरनेशनल ट्रेड व्हाट्सएप के ग्रुप में करिएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप के अलावा जूम पे नहीं करिएगा। इंटरनेशनल ट्रेड, ओके, इसमें क्या क्या बातें आपसे करनी है? Planned economies had been in a trading bloc, but as they moved towards the market economies, they needed to establish new trading relations with other countries. Transitional economies have a greater degree of freedom in terms of which countries they trade with, but this could possibly cause problems such as an imbalance between exports and imports, leading to a deficit in the current account of the balance of payments. तो इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं, आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने इस्तेमाल किया ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक BLOC के इसमें मौजूद नहीं है। क्वेश्चन आया कि ट्रांजिशनल इकोनॉमी वर्ड इज यूज इन द प्लेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। नहीं, ऐसा नहीं है। यू मिस द फर्स्ट पार्ट। मैंने ट्रांजिशन पे अच्छी खासी तकरीर करी है, और ट्रांजिशन का मतलब होता है जब आप स्टेट चेंज कर रहे हो, हालत। तो वाटर से आइस में हालत चेंज हो रही है, इंग्लिश में उसको कहते हैं स्टेट। तो वाटर से आइस कन्वर्ट करना फ्रीजिंग प्रोसेस कहलाएगा, और इसी को हम समझते हैं ट्रांजिशन। जब किसी स्टेट का फेज PHASE फेज चेंज हो रहा हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इसे कहा जाता है ट्रांजिशन। तो जो वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। कराची से हैदराबाद का सफर हो रहा है, न कराची में न हैदराबाद में, रास्ते में, तो इसे कहा जाता है ट्रांजिशन। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली ये पढ़ रहे हैं कि हम कमांड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, कर गए नहीं है, कर रहे हैं। तो इस फेज को कहा जाता है ट्रांजिशनल इकोनॉमी। जिसका क्वेश्चन था वो यस लिख दे भाई। सीगे राज में रखा जाता है। सीगे राज का मतलब होता है आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर आपने उल्टे उल्टे क्वेश्चन पूछे तब भी दे आर वेलकम, पूछ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने पूछे ना क्वेश्चन। तो अब मैं वर्ड डिस्कस कर रहा हूं, ट्रेडिंग ब्लॉक। अब ये ट्रेडिंग ब्लॉक क्या चीज होती है? देखो, आपने शायद अगर पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी है और पास भी हो गए आप लोग, अल्लाह करे कि पास हो गए। सो पाकिस्तान स्टडीज में आपने पढ़ा होगा आसियान, ASEAN, नाम सुना है किसी ने? वेरी गुड भाई, वेरी गुड, जीते रहे भाई। आपके टीचर्स को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जन्नत एक खातून का नाम नहीं है। तो
आसियान, आसियान के बारे में बात कर रहे हैं, आसियान के बारे में बात कर रहे हैं। ASEAN ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब होता है अगर पाकिस्तान और चाइना CPEC, तो आपसे मैं कहूँ तो क्या है, तो आप कहेंगे सर वो CPEC तो बन रहा है चाइना के लिए, तो मैंने कहा पाकिस्तान फायदा होगा, आपने कहा पाकिस्तान फायदा होगा। तो इस कॉरिडोर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका नाम है, ठीक है, बैक कट नहीं है, PSC के नहीं है, तो जो कॉरिडोर बन रहे हैं इससे दोनों का फायदा होगा। तो इसको कहा जा सकता है ट्रेडिंग ब्लॉक बन गया, किसका, दो कंट्रीज का। कौन कौन से दो कंट्रीज, पाकिस्तान एंड चाइना, तो कोई भी बना सकता है। तो इस बात को क्या कहा जाता है, ट्रेडिंग ब्लॉक, BLOC बस, ठीक है। इस तरह दुनिया में और भी बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल हम मैक्रो में पढ़ेंगे नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फेडरल या फेडरेशन ट्रेड एसोसिएशन, सही है, नाफ्टा कहलाएगी। यूरोपियन यूनियन, ठीक है, उसमें कोई 17 ममालिक हैं, 17 से ज्यादा मुल्क हैं, तो वो आपस में ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक बनाएगा, बिल्कुल सही बनाए। ओके जी, तो ये ट्रेडिंग ब्लॉक को समझ में आ गया। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आते हैं कुछ बेसिक सी कहानी की तरफ। तो हम में से हर एक तो नहीं, अगर किसी के घर में ऐसा केस हो कि उनके बाप दादा और उनके बाद फिर उनके अब्बा वो दुकान पे बैठते हो, तो अपना कारोबार हो, दुकान पे बैठते हैं, 20-30 साल, 40 साल, 50 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई पहले बाप दादा ने काम किया, उसके बाद हमारे अब्बा की बारी आई, हमारे अब्बा ने कहा भाई हमारा तो पूरा हो गया टाइम, अब आपने बैठना है, आप करें ये लेवल्स, आप जाएंगे और आप दुकान को भी टाइम देंगे। आपने कहा ठीक है, मैं तो भाई बहुत वैसे ही कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, सर्विस है, तो बेहतरीन, तो मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, ठीक है। बैठ गए आप, जिस दिन आप पहले दिन बैठोगे, किस तरह बैठोगे, सीधे बैठो, ये सिखा रहा हूँ। तो जिस दिन आप पहले दिन उस जगह को ज्वाइन करेंगे, तो भाई आपके अब्बा ने और उनके अब्बा ने टाइम लगाकर अपने रिलेशन बनाए ना उस मार्केट में, अपने तमीज से, अखलाक से, बातचीत से, दुकानदारी से टाइम लगाया उन्होंने। अब आप पहले दिन ही आकर आम जुबान में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, गेट लॉस्ट, तो लोगों का इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ेगा आप पर, यार क्या कर रहे हैं, किस तरह से बदतमीज आदमी, इससे तो बात ही नहीं करनी। इसका मतलब है उस दिन से आपका चेहरा उस जगह का इंप्रेशन बनाएगा। अब आपको अपना नाम बनाना होगा, ठीक है, लेगेसी है, काम आएगी वो लेगेसी, मगर आपने फिर अपने रिलेशन खुद बनाना। बात समझ में आ रही है? सेम इसी तरह से समझो, अगर कमांड इकोनॉमिक सिस्टम किसी मुल्क में चला आ रहा हो काफी अरसे से, समझ लो 20-30 साल से चला आ रहा हो, फिर उनको ख्याल है नहीं यार एक काम करते हैं, अब हम मार्केट इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, हुए नहीं है, कुछ स्विच तो है नहीं, स्विच बंद किया तो मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया, स्विच बोला तो भाई वो कमांड इकोनॉमी में, ऐसा तो नहीं, टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो लगेगा। इसी की हम बात भी कर रहे हैं, ट्रांजिशन के इश्यूज। तो सोच लिया कि कमांड इकोनॉमी से जाना है मार्केट इकोनॉमी की तरफ, तो बीच में जो मुश्किलात आ रही हैं वो इस तरह से भी आ सकती हैं कि पिछले वाले लोगों ने, पिछले वाली गवर्नमेंट ने अपने ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से बड़े अच्छे किए हुए थे, बातचीत अच्छी थी। अब जब हम लोग आएंगे, हम लोग कौन है, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम्स। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम्स में होते कौन है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स दो लोगों को कहते हैं, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। अब जब हम काम करना शुरू करेंगे तो हमारे अपने रिलेशन बनेंगे हमारे नेबरिंग कंट्रीज से, और हमारे अपने ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनेंगे, और उनसे हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। बात समझ में आ रही? अब इसमें इम्बैलेंसेस आएंगे। इम्बैलेंस का मतलब भाई फौरन ही सेटल थोड़ी हो जाएगा, टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें होते होते होंगी, और इसकी वजह से हो सकता है कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कुछ मसला हो सकता है। कभी एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकती है, कभी इंपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा हो सकती है, एक्सपोर्ट कम। इसे कहा जाता है, इसको रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक ऐसी डॉक्यूमेंट का नाम है जिसमें दो चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। कौन कौन सी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इतना भी बताना था, ये बात समझ में आ गई। तो आपने तीसरा पॉइंट बताया इंटरनेशनल ट्रेड, इसके आप लिख सकते हो, देयर, लिख लीजिएगा, देयर कुड बी एन imbalances, ये आप कहां लिख रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में। सारी बातें समझने के बाद, देयर कुड बी imbalances between exports and imports. There could be imbalances between exports and imports leading to a deficit. imbalance की स्पेलिंग IMBALANCE। बैलेंस याद रहता है, जब बाजी कहती है ना डाल दो 500 रुपए का बैलेंस, फौरन डाल देता है। अभी imbalance कैसे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही है मैंने,
between exports and imports leading to a deficit in the current account of the balance of payments. डेफिसिट का मतलब होता है कमी, सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस, डेफिसिट का वर्ड सिमिलर है डेफिशिएंसी से। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना, तो डेफिसिट का मतलब होता है कम हो जाना। अब यहाँ पे जो कमी की बात हो रही है उसका मतलब है एक्सपोर्ट्स कम और इंपोर्ट ज्यादा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, imbalances between exports and imports leading to a deficit in the current account of the balance of payments. डिटेल्स आपको मिल जाएंगी बुक के पेज नंबर 24 पे, इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन टेबल 1.5। समझ में आ गई बात? कोई क्वेश्चन हो ऑनलाइन किसी का तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सेकंड पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं, बल्कि इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ रहे हैं और उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। तो हेडिंग डाल रहे हैं आप लोग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट दो किस्म के पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट में। पहली बात ये समझ लें, ध्यान में बिठा लें बात कि कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में लोगों के पास जॉब्स ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। फिर से सुन लें, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में लोगों के पास जॉब्स ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। मैं सिर्फ ये पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूं ग्लोबल इकोनॉमी। क्यों? इसका रीजन भी बड़ा सिंपल है, आइए जरा समझते हैं। पाकिस्तान की एग्जाम्पल्स लेते हैं तो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, स्टील मिल, कुछ नाम तो आपको याद आ रहे होंगे। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि भाई सबको जॉब मिल जाए, हम सबको जॉब दे रहे हैं भाई ताकि हमें वोट मिल जाए और हमारा वोट बैंक अच्छा हो जाए और लोगों का हाँ भैया भाई उनको जॉब मिले, मुल्क में रह रहे हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया, कमांड इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट रेट बेहतर होता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। दोनों बातें एक ही तो हैं। मैं कहूँ जॉब ज्यादा है तो आप कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, बात तो आप वही कर रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी में ऑब्वियसली फर्म्स अपनी मर्जी से लोगों को रखती हैं, कॉम्पिटेंट होगा, स्किलफुल होगा, एक्सपीरियंस होगा तभी उसको रखेंगे। ठीक है, सीधी सी बात। नुकसान क्या होता है कमांड इकोनॉमी में? सपोजिंगली मैं फर्जी बात कर रहा हूं, 100 लोगों का काम था, 100 लोगों की सीट्स थी, 100 लोगों की जॉब पोजीशंस थी। PIA में भर लिए लोगों ने 1000 लोग, तो 900 लोग एक्स्ट्रा हो गए। सबको मिल रहे, कोई जा रहा है काम पे, कोई नहीं जा रहा काम पे, तनख्वाह आ रही, पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर तो हम समझें तो वही टैक्स आप पर लग रहा है, हम पर लग रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट को पैसे देती और कोई फायदा भी नहीं है। कई सालों साल से कुछ कंपनीज अगर लॉस में जा रही है तो जा रही, गवर्नमेंट कह रही है मेरा ऑब्जेक्टिव कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का था भाई, मुझे तो तुमने पहले साइड कर दिया, तुमने लिखवाया था मुझे तो मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, तो मेरे को लेने देना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं प्रॉफिट कमाना है, मैं भलाई चाहती हूँ, पब्लिक भलाई चाहती है। ठीक है, कुछ मुल्कों में डाकू होते हैं ना, वो कुछ लोगों के लिए अच्छे होते हैं, वो कुछ लोगों को लूटते हैं और कुछ लोगों को बांट देते हैं। जिनको मिलता है वो उनकी नाम कहानी सुनाते हैं, वाह आपसे बड़ा कोई सखी नहीं देखा हमने। और जिनकी लुट जाते हैं, जो चीजें बेचारे वो महरूम हो जाते हैं, वो कहते हैं यार आपसे बड़ा कोई डाकू नहीं देखा हमने। तो पब्लिक बड़ी खतरनाक है। सद्दाम हुसैन, दुनिया उसको बड़ी जालिम समझती थी, इराक का सदर था, मगर अगर उसकी कुछ अच्छाइयां देखी जाए तो यहाँ तक देखने में आया कि घर भी लोगों को अवेलेबल थे रहने के लिए, इस किस्म की उन्होंने अयाशी दी हुई थी। और दुनिया के लिए शायद हो सकता है जालिम वाले हो, हमें पता नहीं। थर्ड पार्टी को हम ना डिफेंड कर सकते हैं ना उसको ऑफेंड कर सकते हैं। एनीहाउ वापस आते हैं, बैक टू आवर जॉब। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो, कमांड इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट रेशियो बेहतर होता है मार्केट इकोनॉमी के बनिस्बत, सही है। दूसरी बात, दूसरा फैक्टर जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे,
कुछ लोग अरसे से, बहुत लंबे अरसे से काम करते हुए आ रहे होते हैं, तो वो एक पोजीशन पे सेट हो जाता है। अब एक बंदा 20-30 साल से पीआईए में काम कर रहा है, कुछ भी ना करता हो, यही काम है उसके लिए, कुछ भी ना करता, अब काम करना पड़ जाए, तो कमांड इकोनॉमी हटी, अब काम करना पड़ेगा। उसने कहा मुझे तो कोई काम करने की आदत नहीं है भाई, मैं उससे तनख्वाह लेने आता हूँ। तो अब ट्रांजिशन के टाइम पे लोग कहेंगे भाई काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, हम आपको क्यों रखें, और आप बेहतर भी हो, कॉम्पिटेंट भी हो, आपका कंपटीशन होगा दूसरे लोगों से, उसमें अगर आप अच्छे नजर आओगे हमें, तब तो आप जॉब को रिटेन करोगे, अदरवाइज यू आर सेक्ट, बाहर हो जाओ। ऐसे ही है। ये बातें समझाने के बाद मैं अगर वर्ड आपके साथ इस्तेमाल करूं कि एक होता है ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी ऑफ लेबर, और एक कॉन्सेप्ट होता है जियोग्राफिकल इमोबिलिटी ऑफ लेबर। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक ऑक्यूपेशन को छोड़कर दूसरे ऑक्यूपेशन को ज्वाइन कर लेना। इमोबिलिटी का मतलब होता है मोबाइल ना होना। मोबाइल का मतलब होता है विच कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इमोबाइल का मतलब होता है विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करूं ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी ऑफ लेबर, तो आप समझ जाएंगे सर एक बंदा अगर 20-30 साल से एक काम कर रहा है तो वो दूसरे ऑक्यूपेशन को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये क्या कहलाएगा? ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी ऑफ लेबर। और मैं दूसरा वर्ड आपके सामने रखूं जियोग्राफिकल इमोबिलिटी ऑफ लेबर। जियो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन या नॉलेज ऑफ लैंड, ये पढ़ाया था आपने टीचर ने, अल्लाह ताला उसको। एनीवे, तो जियोग्राफिकल इमोबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब एक एरिया में जहां वो बंदा काम करता है वो किसी दूसरी जगह पे ना जा सकता हो। अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मैं दुबई में जाकर काम करूँ, मैं मना कर दूं, तो ये भी कहलाएगी जियोग्राफिकल इमोबिलिटी ऑफ लेबर। पूछना आप लोगों से ये कि कमांड इकोनॉमी बंदा एस्टैब्लिश था, अब मुझे बताओ ट्रांजिशनल इकोनॉमी में क्या ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी ऑफ लेबर एंड जियोग्राफिकल इमोबिलिटी ऑफ लेबर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मूव नहीं कर सकते ना। मैं जब एक काम 20-30 साल से कर रहा हूँ, आपने कहा भाई अब तो आपको चेंज करना होगा, आपको ये काम भी आना चाहिए, ये काम भी आना चाहिए, ये काम भी आना चाहिए, आपको सारे काम आना चाहिए। मैंने कहा यार मैं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा भाई, मेरी तो आदत ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। कहाँ पर? ट्रांजिशनल इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी से। कौन लोग होते हैं? जो कमांड इकोनॉमी में स्टैब्लिश होते हैं, मगर यहाँ पर आकर, कहाँ पर आकर, ट्रांजिशन के फेज में आकर बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। इसको अगर हम समझें, सो कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो टर्शियरी सेक्टर में काम नहीं कर सकते। इसको जरा लिखिएगा, मैनी वर्कर्स आर अनएबल टू मूव, लिखिएगा इसमें, मैनी वर्कर्स आर अनएबल टू मूव फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अनदर। थोड़ा तेज लिखेंगे आप लोग। Many workers are unable to move from one form of employment to another. So the rate of unemployment in transitional economy is greater than command economy. किसी किस्म का कोई इशू यहाँ तक तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मैंने दो किस्म की इम्यूनिटीज के बारे में बताया, मैं दोनों लिख रहा हूँ, और एक बताई आपको जियोग्राफिकल और एक बताई आपको ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी ऑफ लेबर। ये भी आप लोगों को बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो ट्रांजिशन इकोनॉमी में हाई होता है
एज कंपेयर टू कमांड इकोनॉमी, ये बात भी हमने यहां पर एस्टैब्लिश कर ली है। अगर ये बातें क्लियर हैं, लेकिन होनी चाहिए। सो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ रही है आउटपुट। आउटपुट पॉइंट नंबर 5, 5वां पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, आउटपुट। देखिएगा इसमें, इन अ ट्रांजिशनल इकोनॉमी, in a transitional economy, many firms are unable to survive. In a transitional economy, many firms are unable to survive. Therefore, there is a consequent fall in output. Therefore, there is a consequent, consequent. Therefore, there is a consequent fall in output. आइए ये लिखा जो आपने, इसको समझते हैं। एक टर्म आपको समझाई थी, वैरायटी ऑफ गुड्स। तो वैरायटी ऑफ गुड्स कमांड इकोनॉमी में मिलेगी या मार्केट इकोनॉमी में मिलेगी? मार्केट इकोनॉमी में। इसे आप लिखते थे वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इस किस्म के आपने अल्फाज सुने थे। कमांड इकोनॉमी में जो गारमेंट होती है वो बेसिक नेसेसिटीज पर फोकस करती है। जिस तरह से मैंने अभी एक जेल की एग्जांपल दी कि कैदियों को खाना मिलता है बेसिक नेसेसिटीज का, बुरा नहीं मिलता, बासी नहीं मिलता, ऐसा मिलता है कि जान बच जाए, सेहत रहे, ठीक है, अय्याशी नहीं होती, जो दिल चाह रहा है वो खा रहे हैं। घर में 10 अफराद हैं तो 8 लोग तो दाल खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, बाकी लोगों को पसंद ही नहीं है, भाई हमें तो KFC खाना है। इस किस्म की कोई कहानी नहीं होती। बात को समझ रहे हैं? जब हम आते हैं मार्केट इकोनॉमी में, तो वो जो आउटपुट बना बना चलता चला आ रहा है, अब उसमें चेंजेस आएंगी, अब नई फर्म्स आएंगी। नई फर्म्स उस वक्त, जिसको आपने पढ़ा था कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब होता है एज पर द विश ऑफ द कस्टमर्स, वो प्रोड्यूस करना, इसकी डिमांड आ रही है कस्टमर्स की तरफ से, ठीक है। तो इस तक आते आते टाइम लगता है और आउटपुट में आते हैं चेंजेस। अब बहुत सारी फर्म सरवाइव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आउटपुट में नॉर्मली डिक्लाइन आ जाता है। कहां पर? ट्रांजिशनल इकोनॉमी में। ट्रांजिशनल इकोनॉमी फेसेस अ डिक्लाइन इन द आउटपुट, ठीक है। क्लियर हो गई? अभी नेशनल आउटपुट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर फर्म के हवाले से बात नहीं हो रही। कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग डाल लीजिएगा, रिडक्शन इन वेलफेयर सर्विसेज। रिडक्शन इन वेलफेयर सर्विसेज। आप सबको ये मालूम है कि गवर्नमेंट, जब आपने इकोनॉमिक एजेंट में इसको स्टैब्लिश किया था, तो आपने गवर्नमेंट के लिए लिखा था कि सर प्रोविजन यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात याद आई? जब आपने इकोनॉमिक एजेंट पढ़े थे तो आपने गवर्नमेंट के फंक्शन में लिखा था प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एग्जाम्पल में आपने दो बातें लिखी थी, पब्लिक गुड्स एंड मैरिड गुड्स। दो वर्ड्स लिखे थे आपने, पब्लिक गुड्स एंड मैरिड गुड्स। ये दोनों गुड्स किसकी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से। पब्लिक गुड्स एंड मैरिड गुड्स यानी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, जिसमें पुलिस है, जिसमें डिफेंस है। इसी के अलावा मैरिड गुड्स जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, जो मैरिड गुड्स कहलाते हैं। ये किसकी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं? नॉर्मली इनका रोल ये होता है कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी। अब मुझे बताओ, कमांड इकोनॉमी में बिल्कुल अवेलेबल होंगे, मगर जब
हम कमांड इकोनॉमी से चलेंगे, कहाँ चलेंगे? ट्रांजिशन इकोनॉमी से होते हुए जा रहे हैं मार्केट इकोनॉमी तक, तो ऑब्वियसली बीच के रास्ते में हमें कम ही ये इस किस्म की चीजें नजर आएंगी, चाहे वो पब्लिक गुड्स के हवाले से हो, चाहे मैरिड गुड्स के हवाले से। तो मैं लिख सकता हूं रिडक्शन, बिल्कुल रिडक्शन इन वेलफेयर सर्विसेज, कोई इशू यहां तक इस पॉइंट। ओके, लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 7 है, और पॉइंट नंबर 7 है मार्केट्स। ये पॉइंट आपको सिमिलर लगेगा, पॉइंट नंबर 5 की तरह लगेगा। आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लिखिएगा, इन मेनी ऑफ द ट्रांजिशनल इकोनॉमीज, in many of the transitional economies, when greater market forces are introduced, in many of the transitional economies, when greater market forces are introduced, it is recognized that specialized markets tends to be tends to be significantly improved, significantly spelling SIGNIFICANTLY, significantly, such as banking and legal services, तो आपने इस पॉइंट में बेसिकली लिखा है कि सर ये जो ट्रांजिशनल इकोनॉमी होती है जो मार्केट इकोनॉमी तक जाती है, इसमें अमूमी तौर पर स्पेशलाइज मार्केट्स हैव बीन डेवलप्ड, और एग्जाम्पल भी आपने दे दी सच एज बैंकिंग, इसके अलावा लीगल सर्विसेज। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस किए इश्यूज ऑफ ट्रांजिशन में। ख्याल रखें क्वेश्चन किस तरह से आता है, इश्यूज का मतलब नॉर्मली डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम होती है, तो वो या तो प्रॉब्लम के हवाले से पूछेगा क्वेश्चन, या तो वो डिफिकल्टीज के हवाले से पूछेगा। जरूरी है आपने बुराई करनी है, आपने ये बताना है कि देखें दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर या माने जाने वाला, अच्छा माने जाने वाला जो होता है, जाने माने वाला, वो होता है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो अगर कोई इकोनॉमी या कोई इकोनॉमिक सिस्टम कमांड इकोनॉमिक सिस्टम की तौर से चल रहा है और अगर वो मूव करना चाह रहे हैं, शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो दैट इज अ गुड साइन। यस, देयर आर सर्टेन इश्यूज जो कि रास्ते में आपको मिलेंगे, मगर इसकी वजह से ऐसा ना हो कि आप अपना इरादा बदल लें, प्रॉब्लम्स आएंगी। बट ऑब्वियसली मार्केट इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी को इतनी आसानी के साथ भी अचीव नहीं किया जा सकता। दैट वाज द टॉपिक। तो ये 7 पॉइंट्स आपके पास आ गए। आई होप कि सातों के सातों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। आज की क्लास के लिए इतने ही, अल्लाह हाफिज़।